हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मेरी वीडियो फिर एक बार क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में हम लोग करने जा रहे हैं बेटा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मेरी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय द F.W. टेलर। वही आसान मेथड, वेरी इजी वे टू लर्न, निमोनिक मेथड, जिसमें हम लोगों ने टिप्स देते देते हुए हमें याद कर लेना है। तो आपको साइंटिफिक तो बनना ही पड़ेगा। बड़ा ही आसान तरीका बेटा, आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट लास्ट वीडियो में देखा आप लोगों ने, प्रिंसिपल सीखा आप लोगों ने, है ना। उससे पहले भी मैंने आपको 2-3 वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी, और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आई होप आप सबने लर्न भी अब तक कर लिया होगा। अब हम करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हाउ टू लर्न। रोना है नहीं, हंस के याद करना है। बड़ा ही सिंपल ट्रिक्स, FFMMTDS, FFMMTDS। लो, ये तो स्माइल भी आ गई फेस पे। चलिए, F से आया हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। नंबर 2 F से आया हमारा फैटिग। ये सब आपको याद करवाने के लिए बता रही हूँ बेटा मैं आपको। फैटिग स्टडी। M से आया हमारा मेथड स्टडी। M से आया मोशन स्टडी, और फिर T से आया टाइम स्टडी। फिर D से आया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। फिर एक और बच गया हमारा S। S से आया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हो गया हमारा FFFFMMTDS। पहले हम करेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप। सो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है बेटा? फैक्ट्री सिस्टम में हमने क्या किया, वी यूज़ द, एज पर द टेलर, वी यूज़ द मल्टीपल फोरमैन इन द सेपरेट टास्क। हमने हर काम के लिए, अलग अलग काम के लिए हमने मल्टीपल फोरमैन को यूज़ किया। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले उसने कहा कि पहले हम सिंगल मैनेजर को हम सब काम दे देते थे, अब ऐसा नहीं है। उसने बोला कि नो सिंगल एम्प्लॉय कुड बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए उसने क्या किया, 8 पर्सनस मीन्स 8 स्पेशलिस्ट को उसने अपॉइंट किया। तो दिस लाइन ऑफ वर्क बिकेम नोन एज द फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है ना, मल्टीपल वर्क्स हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, 2 भागों में हमने एक काम बांट दिया हमने। एक हमारा प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। ऐसा हमने क्यों किया? कि हमें मालूम है कि फोरमैन कौन होता है। फोरमैन रेफर्स टू द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स। आपको याद है ना, हमने 3 लेवल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो फोरमैन कहाँ आए थे? लोअर लेवल पे आए थे। तो बन के आगे सामने फिगर आपके देखिएगा। फैक्ट्री मैनेजर के अंडर दो चार्जेस हैं, एक है हमारा प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी हमारे 4 एक्सपर्ट्स, 4 स्पेशलिस्ट। एक हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और लास्ट में हमारा डिसिप्लिनरियन। ऐसे ही हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी चार हमारे क्लर्क्स आते हैं, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, और फिर हमारा स्पीड बॉस। इन 8 के अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि मैम ये तो यूनिट ऑफ कमांड नहीं हुआ यहाँ पे, जो फ्यूल ने बताया था। यस, यहाँ पे यूनिट ऑफ कमांड का वायलेशन हो गया। हम ये बोलेंगे कि वर्कर्स को इन ऑल 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस लेने पड़ेंगे। टेलर ने बोला कि कोई भी सिंगल फोरमैन इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू सुपरवाइज ऑल द फंक्शनल मैटर्स। इसीलिए उसने क्या किया, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सुपरविजन ऑफ द वर्कर्स बाय एम्प्लॉइंग द 8 स्पेशलिस्ट। अब देखिए ना, कौन काम कैसे करेगा। प्लानिंग इंचार्ज में पहला आया हमारा रूट क्लर्क। नाम से स्पष्ट हो रहा है, रूट। वो क्या करेगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कौन से तरीके से होकर जाएगा। नंबर 2 आया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। नाम बता रहा है कि वो क्या करेगा, ही विल गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। फिर आपका आया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट्स, टाइम शीट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट आया हमारा डिसिप्लिनरियन। वो क्या देखेगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, डिसिप्लिन। ही विल मेंटेन, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। फिर आपके आए प्रोडक्शन इंचार्ज में, पहला आपका आया स्पीड बॉस। स्पीड जो कि काम की गति को दिखेगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब। फिर गैंग बॉस, गैंग मैंने एक टीम का वर्कर, टीम का हेड बन गया।
फॉर कीपिंग द मशीन्स टूल्स रेडी फॉर द वर्क। फिर रिपेयर बॉस, नाम दिखा रहा है कि वो क्या करेगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द मशीन्स टूल्स इन द प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। लास्ट में आपका आया इंस्पेक्टर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क। तो इस तरह से रटना नहीं है, समझ के उसके नाम से ही आपने मीनिंग को, एक्सप्लेनेशन को याद करना है बेटा। मैं बार बार बोलती हूँ कि रटना बिल्कुल नहीं है, उस नाम को देखो, समझो, इसके डिटेल में क्या आ सकता है। अब क्या बोला है इसने, इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्टर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी चेक करेगा। रिपेयर वाला मशीन्स के, टूल्स की रिपेयर्स, उनकी देखिएगा कि वर्किंग कंडीशंस में कम सब है कि नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप आया मेथड स्टडी। मेथड, find out the best method of doing the job, the best way of doing the job। काम के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो तरीका हम अपनाएंगे, वो गतिविधि, वो कार्यविधि जिनसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैक्सिमाइज। क्वालिटी को बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है, और सबसे बड़ी बात, इससे क्या होगा, हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आपका आया मोशन स्टडी। मोशन में जब हम काम करते हैं ना, तो हम कौन कौन से मोशंस करते हैं। स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर वाइल डूइंग द टास्क। इन सब मूवमेंट्स में कुछ होते हैं हमारे नेसेसरी, कुछ होते हैं हमारे अननेसेसरी। तो ट्रेलर ने क्या बोला कि जितने भी हमारे वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, जिनसे हमें थकान हो रही है, उन सबको कर दो एलिमिनेट, ताकि आपको काम करने में लेस टाइम लगे, आपका जॉब एफिशिएंटली हो जाए, और रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मोशंस में मूवमेंट्स को चेक करना है आपने, कौन से मूवमेंट्स ज़रूरी हैं, कौन से हमारे गैर ज़रूरी हैं। तो गैर ज़रूरी मूवमेंट्स को अपने काम में से निकाल दो, ताकि आपका काम समय पर अच्छे तरीके से एफिशिएंटली पूरा हो जाए, और आपके जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी बढ़ जाए, ठीक है ना बेटा। तो इसने क्या करा, मोशंस में क्या हुआ, बार बार काम देंगे, चेक करेंगे, तो हमने काम का तरीका जो है वो अच्छे ढंग से तैयार कर दिया। तो एलिमिनेट करना है हमने अननेसेसरी मूवमेंट्स को। इसका मतलब ये हुआ कि टेलर ने इन डेप्थ मूवमेंट्स को ध्यान दिया होगा, है ना। फिर आपका आया टाइम स्टडी। नाम से दिखाई दे रहा है हमें टाइम, तो टेक्निक्स टू डिटरमिन द टाइम। कौन सा टाइम, स्टैंडर्ड टाइम तय कर दो भाई, टू परफॉर्म द वेल डिफाइंड जॉब। एक काम को करने में कितना समय लगना चाहिए, वो एवरेज टाइम को हमने बोल दिया कि वो हमारा एवरेज टाइम जो है वो कैसे तय किया हमने, बार बार हमने काम करवाया आपसे, स्टॉप वॉच से हमने टाइम को नोट किया, तो बन गया हमारा वो स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम फिक्स फॉर द होल टास्क बाय गिविंग देम अगेन एंड अगेन विद द एक्सपीरियंसेस सेवरल रीडिंग्स बाय द स्टॉप वॉच, द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमिन्ड। फिर नेक्स्ट आपका आया फैटीग स्टडी। थकान का अध्ययन हम देख रहे हैं हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक वर्कर को जब हम काम करता है तो कब कब थकान अनुभव होती है। तो बीच बीच में इसको हम क्या देंगे, रेस्ट इंटरवल्स, ब्रेक टाइम देंगे। स्कूल में होता है ना आपका लंच ब्रेक, है ना। तो डिटरमिन द अमाउंट एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ब्रेक टाइम, रेस्ट इंटरवल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क ऑफ द जॉब। ऐसे क्यों करा हमने, ताकि जो उसकी एफिशिएंसी है वो दोबारा से बूस्ट अप हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। जिनसे हम काम ले रहे हैं, जिन वर्कर्स को, उनको समय समय पर हम बीच बीच में रेस्ट इंटरवल्स भी देंगे, ताकि उनका जो वर्किंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो सके, दोबारा से वो सेम एफिशिएंसी से वो काम करने लग पड़े। तभी हम कहते हैं कि हमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, थकान होगी और जो काम की जो क्वालिटी है वो गिर जाएगी। तो इसीलिए हमने बीच बीच में क्या देना इनको, अपने रेस्ट इंटरवल्स। नेक्स्ट आपका आया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। नाम दिखा रहा है डिफरेंशियल, डिफरेंट कर दो भाई। दो वर्कर्स हैं हमारे पास, एक एफिशिएंट है, दूसरे इनएफिशिएंट है। हमने क्या करना है, हमने उनको मोटिवेट करना है, जो हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट को स्टैंडर्ड टाइम में प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड द एफिशिएंट वर्कर्स। जो नहीं कर पाते हैं, जो देरी से काम करते हैं, उनको हम बोलेंगे इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो टेलर ने क्या बोला, हमने मोटिवेट करना है स्ट्रॉन्गेस्ट एफिशिएंट वर्कर्स को, ताकि जो हमारी एफिशिएंसी है उनकी वो बढ़ सके। एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, इट रिलेट्स विद द वेज रेट, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ वेज पेमेंट इन विच द एफिशिएंट एंड द इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पेड एट द डिफरेंट रेट्स। तो हमने बोला डिफरेंट रेट, मतलब दो रेट हमने बना दिए, एक हाई रेट, दूसरा लो रेट।
तो लो रेट वालों को भी एक मोटिवेशन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन है उनके लिए कि और अच्छा काम करो, टाइम पे काम करो, ताकि आपको अच्छे वेजेस मिल सकें। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल से, समझाती हूँ मैं आपको बेटा। मान लो हमने बोला कि आपको 10 यूनिट एक बार में बनाने हैं। टाइम हमने बता दिया आपको कि आपको पर डे सपोज 8 आवर्स में आपको आउटपुट बनाना है। 2 रेट बना दिए, हाई रेट 50 रुपीज़ पर यूनिट, लो रेट 40 रुपीज़ पर यूनिट। अब ए जो है, ए वर्कर ने बनाए 11 यूनिट्स, तो उसको 11 यूनिट बनाया ना, टारगेट था हमारा 10 यूनिट्स का, तो उसको मिल रहे हैं 11 इंटू 50 हाई रेट से रुपीज़ 550 पर डे। अब आया बी वर्कर, तो इसका मतलब ये हुआ इसको मिल गई हाई रेट से मिल गया ना। अब बी ने बनाए 9 यूनिट्स, 9 मैंने टारगेट से कम बनाया, ही विल गेट द 9 इंटू 40 रुपीज़ पर यूनिट, तो मिल गया उसको रुपीज़ 360 पर डे। तो कौन सा वर्कर हुआ एफिशिएंट? डेफिनेटली इट सीम्स ए इज़ द एफिशिएंट वर्कर, जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट को स्टैंडर्ड टाइम में पूरा कर रहा है, उसको मिलेंगे हाई रेट से वेजेस। तो टेलर की इस टेक्निक में डिफरेंशिएशन हो रहा है एफिशिएंट वर्कर में और इनएफिशिएंट वर्कर में। तो ए इज़ द एफिशिएंट वर्कर, बी इज़ द इनएफिशिएंट वर्कर। समझ में आ रहा है ना बेटा? वेरी गुड। अब ये तो हमारा हो गया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसमें हमारे हो गए 2 वेजेस, हाई रेट और लो रेट। आई होप आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? रटना नहीं है ना बेटा? तो जो ड्यूरेशन में हमने बताया है, जिस ड्यूरेशन में काम पूरा होना चाहिए उस ड्यूरेशन में ही काम पूरा करेंगे। नेक्स्ट लास्ट टेक्निक आपकी आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन। पहले हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमने अपनी टेक्निक्स में स्टैंडर्ड्स को तय कर दिया, मेथड्स को, प्रोडक्ट को, मशीनरी को, रॉ मटेरियल को, हमारा सब कुछ उत्तम क्वालिटी का हमें मिल रहा है। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू द फिक्स टाइप्स, साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके लिए हमने एक फिक्स टाइप फिक्स कर दिया। नंबर 2 आया हमारा टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन द मटेरियल। फिर आपका आया टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स एंड द मशीन्स। हमने वर्कर्स की, मशीन्स की, अपने प्रोडक्ट की, अपने एक्सीलेंस की, मटेरियल की, हर एक की हमने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को हमने तय कर दिया। तो दिस इज़ द बेनिफिट्स ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन। अब आ रही है हमारी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफाई करो, नाम से निकालोगे बेटा सिंप्लीफाई, मैंने अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन को आप एलिमिनेट कर दो, जो कि हमारे साइज़ के साथ में, वैराइटीज़ के साथ में, हाई इन्वेंट्री के साथ में, हाई लेबर कॉस्ट को जो देते हैं ना, उन सबको क्या कर दो? एलिमिनेट। बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर विल बी इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स। सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, तो हर चीज़ में क्या होगा? नो वेस्टेज, क्वालिटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट होगी, है ना? तो अभी क्या हुआ, हमने लेबर, इन्वेंट्री मेंटेनेंस में, यूज़ ऑफ मशीन्स में हमने क्या करा? हर चीज़ को हमने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई। एलिमिनेशन ऑफ द अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है ना बेटा? तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन। ये हमारी हो गई टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द F.W. टेलर। तो टेलर ने क्या दिया? पहले बताया उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर उसने बताए प्रिंसिपल्स जो मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे, फिर अब हमने किया टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि टेलर का मकसद क्या है कि हमने रिसोर्सेज का जो कि लिमिटेड हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ हो सके थ्रू द अनइंटरप्टेड प्रोसेस। अनइंटरप्टेड, उस पूरे प्रोसेस में जब हम स्टैंडर्ड्स को तय कर देते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में क्या हो जाता है? सिंप्लीफाई हो जाता है, क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। तो ट्रेनर का मकसद ही यही है, ठीक है ना? तो ट्रेनर का साइंटिफिक मैनेजमेंट में बोलता है क्या है बताइए? याद है आपको वैसे बेटा? व्हाट यू वांट मैन टू डू then seeing that they do it in the best and the cheapest way. This is the scientific management. Thank you very much with all the best wishes beta. Thank you.